हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट 2018 जुलाई यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज़ 0.1 एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 0.7, द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर विल बी। अब इनकम मल्टीप्लायर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इनकम मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस MPC प्लस में MPI। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या है इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 1/1 माइनस 0.7 प्लस में 0.1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 में इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 में 0.4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 1.4 इंटू 10 यानी कि 10/4, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, constancy in the wage share in nation income would come about only when the elasticity of factor substitution, यानी कि वितरण का जो न्यू क्लासिकल सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम में मजदूरी का जो भी हिस्सा है उसमें स्थिरता आएगी जब साधन की जो प्रतिस्थापन की लोच है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय में मजदूरी के हिस्से में स्थिरता कब आएगी? जब साधन की जो लोच है वो ये 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 के बराबर होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 होगी तब क्या है, जो साधन की प्रतिस्थापन लोच है वो क्या है? 1 के बराबर होती है जब राष्ट्रीय आय में मजदूरी का जो हिस्सा है उसमें स्थिरता आती है। ठीक है, जब साधनों की जो साधन की प्रतिस्थापन लोच है वो 1 के बराबर होती है तो श्रम और पूंजी की जो सापेक्षिक भाग है वो स्थिर रहते हैं और पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और साधनों को जो होने वाली मजदूरी है उनकी सीमांत उत्पादकता उसकी क्या है? इक्वल होती है। ठीक है, और ये जो है वो यूलर प्रमेय की मान्यता जो है उसको भी सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ जेई मीड इज़ अ मॉडल, यानी कि इसमें से हमें बताना है कि निम्न में से जेई मीड का जो मॉडल है उसकी फीचर्स नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने क्या है, इनकी एक पुस्तक थी न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें आर्थिक वृद्धि का एक न्यू क्लासिकल सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने जो ग्रोथ है उसको मुख्य रूप से पूंजी संचय और श्रम शक्ति की वृद्धि और टेक्निकल प्रोग्रेस जो होती है उससे रिलेट किया था। ठीक है, पूंजी संचय बचतों के द्वारा ये क्या है संभव होती है, जो वर्तमान में उससे क्या है आय प्राप्त होती है। ठीक है, और इनके सिद्धांत की बेसिकली जो मान्यताएं थी वो थी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी इन्होंने मानी है, हस्तक्षेप की नीति इन्होंने मानी है, पैमाने के प्रतिफल जो है वो स्थिर इन्होंने माना है। ठीक है, और जो इकोनॉमी है वो क्या है, सिर्फ 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है और दोनों वस्तुओं के बीच में क्या है पूर्ण प्रतिस्थापन भी संभव होता है। मशीन ही जो है वो पूंजी का एकमात्र रूप होता है इसमें। ठीक है, ये इसके मॉडल की कुछ अजम्पशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन फॉर्म विद द टेक्निकल प्रोग्रेस टर्म AT। ठीक है, यानी कि हमें प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है टेक्निकल प्रोग्रेस टर्म में, तो इसमें से हमें बताना है ऑफ द अबव विच प्रोडक्शन फंक्शन, कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है विद लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजी विल कीप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल एज कॉन्स्टेंट एज फॉर्म आंसर द कोड बिलो। हमें नीचे कोड दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो ठीक है, यानी कि उत्पादन फलन जो है वो श्रम वृद्धि और प्रौद्योगिकी के साथ श्रम और पूंजी के बीच में जो भी इनपुट है उसके वितरण को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Q इक्वल टू FKT AT इंटू LT। ठीक है,
ये क्यों होगा? ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ पे पूंजी और श्रम के बीच जो प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या है? कम है, ठीक है। और पूंजी प्रयोग करने वाली जो टेक्निक है वो कहलाती है, यानी कि यहाँ पे श्रम का जो यूज़ है वो क्या है? कम होता है, और जो पूंजी का यूज़ है वो ज़्यादा होता है, अर्थात साधन गहनता पूंजी के प्रति क्या है? अधिक रहती है। और ऐसी टेक्निक जहाँ पे पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन की दर जो है वो अधिक है, तो वहाँ श्रम बचत तकनीक कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि जब पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होती है? श्रम बचत तकनीक होती है। और जब श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है तो वो क्या है? पूंजी बचत तकनीक कही जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ए के मॉडल वाई इज इक्वल टू ए के ऑफ ग्रोथ इज फॉल्स। यानी कि ए के मॉडल जो है उसमें से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मॉडल एज्यूम डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये इसका क्या है? ये जो अजम्पशन है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ए के मॉडल जो है वो एक इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, और इसमें जो न्यू क्लासिकल की अवधारणा है वो उसको अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है? पूंजी के बढ़ते प्रतिफल को स्वीकार करता है, और ये एक लीनियर मॉडल है जहाँ पे उत्पादन जो है वो पूंजी का एक लीनियर फलन होता है, और साथ के साथ ये भी मानता है कि जहाँ पे पूंजी के जो फिजिकल स्टॉक होता है उसमें वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन भी क्या है? ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि पूंजी में जब वृद्धि होगी तो उत्पादन फलन भी क्या है? ऊपर की ओर बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये जो निवेश का स्तर मूल्य होता है उसका क्या है? निवेश का जो स्तर मूल्य है उसके ह्रास से अधिक हो तो उसमें क्या है? सतत वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टू होल्ड गुड। इनमें से बताना है कि जो निरपेक्ष अभिसरण है हमारा उसके अस्तित्व के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी सेम कैपिटल लेबर रेशियो। इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जब जो पुअर कंट्रीज होती हैं वो रिच कंट्रीज़ के मध्य बचत दर और जनसंख्या दर या टेक्निकल रेट जो होती है, ह्रास दर, समान, उन सभी को क्या है? समान मान लिया जाता है। और निर्धन देश धनी देशों की ओर क्या है? केंद्राभिमुख हो तो इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोलोज ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ। यानी सोलो के वृद्धि मॉडल जो है उसमें प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैपिटल लेबर रेशियो का। सोलो के मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत पूंजी श्रम जो है वो अनुपात का फलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डजनबरी वाज द ओपिनियन that less development countries will have serious and adverse effect on their balance of payment due to। यानी कि डजनबरी की क्या राय थी कि अल्प विकसित देशों में इनमें से कौन सा कारण जो है वो उनके भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। डजनबरी ने उनका जो हाइपोथेसिस है उपभोग से रिलेटेड, उनकी जो सापेक्ष हाइपोथेसिस है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि उनके अनुसार एक व्यक्ति जो उपभोग है वो वर्तमान आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पहले से प्राप्त की गई जो निश्चित आय स्तर है उस पर भी डिपेंड करता है। इन्होंने क्या है? समय पश्चता यानी टाइम लैग की बात करी थी अपने मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविंस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस ट्रीट्स पॉपुलेशन एज अ फैक्टर दैट इट इज़। यानी कि लेविंस्टीन का जो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है उसमें से जनसंख्या को किस रूप में माना है। यानी इनकम जेनेटिक माना है, इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग, इनकम डिप्रेसिंग, मार्केट एक्सपेंडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनकम डिप्रेसिंग।
यानी आय को क्या है, कम करता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को क्या है, एक अवरोधक के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स मस्ट ओवन द कैपिटल टू विच देयर सेविंग हैज़ गिवन राइज, दिस इज एन इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ द ग्रोथ मॉडल डेवलप्ड बाय, यानी कि कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई हो। ये कौन से समृद्धि मॉडल की महत्वपूर्ण व्याख्या करता है, ये जो बात है ये कौन से मॉडल की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल पेसिनिटी है। उन्होंने ये कहा था, उनके अनुसार क्या है, कामगारों के पास उस पूंजी का ही स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। पेसिनिटी मॉडल जो है ये कार्डोर मॉडल का विस्तृत रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। डिमांड साइड वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमें इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले क्या होगा, लो इनकम होगा, फिर लो इनकम होगी तो फिर डिमांड भी लो होगी, डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल एफिशिएंसी जो है वो कम होगी, उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी होगी, फिर अगर एफिशिएंसी कम है तो प्रोडक्टिविटी लो होगी, फिर अगेन क्या होता है, इनकम लो होती है। तो ये पॉवर्टी का जो सर्कल है वो इसी तरह घूमता रहता है डिमांड साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन द हेरोड मॉडल, यानी कि हेरोड मॉडल में कौन सा वांछित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर जो है उसके बीच में असंतुलन पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि प्रत्याशित निवेश और जो वास्तविक निवेश है उन दोनों के बीच में ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में विसंगति पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड टू इस्टेब्लिश द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नबार्ड इन इंडिया। तो नबार्ड जो है वो किस कमेटी की सिफारिश पे इसको जो है वो बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी जो है इसकी सिफारिश पे नाबार्ड का गठन किया गया था 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें बताना है कि जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य है उस योजना के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। सबसे पहला, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2008 एंड नेक्स्ट है इट वॉज 8 वर्टिकल मिशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि पहला तो क्या बताया कि इसको 2008 में जो है वो शुरू किया गया था। दूसरा है इसमें प्रदूषण नियंत्रण के 8 मिशन इंक्लूड किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट जो दोनों हैं वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इनमें से कौन सा जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर इसमें एनटीए ने इसमें दिया नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों प्लान जो है वो इसमें क्या है, इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक होगी हो, यहाँ पे नोट इन्होंने लिख दिया है, हो सकता है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें ये तीनों स्कीम्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर डी आना चाहिए, लेकिन नोट दिया हुआ है तो यहाँ से कोई भी आंसर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।